जहां पर न्याय व्यवस्था करनी है, जहां जस्टिस करना है, वहां पर किसकी समझ होनी चाहिए? धर्म की। और उस समय सिलेक्शन कैसे हो रहा है? कैरेक्टर के दम पे भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी और एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप मॉडल, जैसे बोलते हैं अप्रेंटिसशिप या बोले या इंटर्नशिप मॉडल बोले, कि थोड़ा समय काम देख लिया जाएगा, उसके बाद काम पे रखा जाएगा। ये 15 मिनट का इंटरव्यू कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जो हम कहते हैं जर्मनी का पूरा सक्सेस इसी बेसिस पे है कि अप्रेंटिसशिप मॉडल है। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होने से वो प्रायोरिटी ऑर्डर में और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर सारे गुण हो नहीं सकते, इसीलिए वो सारे गुणों को एक एक करके नहीं देख रहे हैं, एक मूल गुणों को देख रहे हैं। और सारे गुणों में जो हो जाएगा उसको कहते हैं प्रधानमंत्री बनेगा, राजा के नीचे। तो कहा जाता है कि अगर 50% टेस्ट फेल आप कर गए तो प्रधानमंत्री आप कभी नहीं बन पाएंगे। इतना भी मेंशन किया हुआ है? बिल्कुल, एक एक गुण जो है, पूरा चैप्टर है अमात्य की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस पर डिटेल से बात है कि किसमें क्या क्वालिटी चाहिए। ये जानना चाहूंगा, ये साम दाम दंड भेद होती क्या है? संस्कृत में जो श्लोक देखेंगे तो वहाँ साम दान दंड भेद है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कुछ समाधान करना है, झगड़े का निदान करना है या मनवाना है अपनी बात, तो साम मतलब आप समझ लीजिए समझाना, परसुएशन। दान हो गया गिफ्ट, पैसा। दंड हो गया जो नियमों का पालन करवाना, आर्मी का प्रयोग करना, सैंक्शंस लगाना। और भेद हो गया कि अपने दुश्मनों को कभी मजबूत नहीं होने देना। उसके बाद एक लाइन जरूर जोड़ता है कि दंड और भेद परिवार और समाज के बीच में नहीं लागू होगा, वो कूटनीति में आ जाएगा। और समाज के लिए कूटनीति नहीं है, वो राजाओं के लिए बस है। और आचार्य चाणक्य हमारे क्षेत्र के, आप समझ सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल फिगर है, हीरो है हमारे। लेकिन जब ये बात आती है ना, जब ये पॉलिटिकल पार्टीज में जब विधायकों की खरीद फरोख्त होती है या कूटनीति या छलावा कहीं पर हो, तो कहा जाता है चाणक्य नीति है ये। चाणक्य। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ या ग्रंथों को जो हमने देखा, तो मुझे लगा कि ये सही चित्रण नहीं है आचार्य चाणक्य का। एक विधि हो सकता है, लेकिन ये चाणक्य का व्यक्तित्व नहीं बताता। तो उस क्षेत्र का होने से उस ज्ञान का प्रभाव भी था हमारे क्षेत्र में। तो यहाँ से एक मूल प्रेरणा आई कि ये आचार्य चाणक्य की जो मूल व्यक्तित्व है, इकोनॉमिस्ट वाला नहीं, राजनीतिज्ञ वाला, कि आज चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे ट्रेनिंग दी होगी, चक्रवर्ती सम्राट कैसे बनाया, धनानंद को क्यों हटाया, ये हमें जानने की ज़्यादा आवश्यकता थी। तो ये मेरी एक मूल प्रेरणा थी कि चाणक्याज इंटेलिजेंस पुस्तक मैं लिखूं। चाणक्याज इंटेलिजेंस सबरेल क्विल ने पब्लिश किया है, और ये मिलिट्री हिस्ट्री रिसर्च फाउंडेशन का भी इसमें बहुत सहयोग रहा है इस बुक को आने में। आर्मी वेटरन्स की एक पूरी ग्रुप है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि चाणक्य की जो स्ट्रैटेजी और जो टैक्टिकल थिंकिंग है वो लोगों तक पहुँचे। तो उनकी सहायता से मैंने ये बुक पब्लिश की, चाणक्याज इंटेलिजेंस। तो आचार्य चाणक्य भी जब ग्रंथ लिखते हैं तो अपने गुरुओं को नमन करते हैं। तो जो भी ये कह रहा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आचार्य चाणक्य है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राजा मनु का नाम आता है, मतलब अगर ऐसे हम देखें कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर जाएं, तो कहते हैं कि मत्स्य न्याय हो रहा था समाज में। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, जो शक्तिशाली है वो शोषण कर रहा है जो कमज़ोर है, जो हम कहते हैं ना ऑपरेसर ऑपरेस्ड, आज भी हम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर राजा मनु ने जो है धर्म की स्थापना की। मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण हम देखते हैं। तो ये व्यवस्था पहले भी रही, लेकिन धनानंद के समय जब उन्होंने देखा कि पहले तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी अगर कहें वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में है, और वो देख रहे हैं कि यवनों का आक्रमण हो रहा है, मतलब बाहरी। यवन कौन है यहाँ पर? यवन जैसे हम ग्रीक्स, आज के लैंग्वेज में अगर हम बोले ग्रीक सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन के जो लोग हैं जो आक्रमण कर रहे हैं भारत पर, उसमें इस्लाम है नहीं, उस समय क्रिश्चियनिटी है नहीं। सबसे पहले 2300 साल वाला भी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। मैंने 9 पुराण देखे हैं, पुराणों में राजाओं की कथाएं हैं। हम पुराणों को नकारते हैं क्योंकि उसमें कई कल्पनाएं भी हैं, कहानियां भी हैं, अतिशोक्ति। हाँ, तो हमें लगता है कि उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, उसमें कुछ दोष हो सकता है, त्रुटि हो सकती है, लेकिन उसमें एक जो मूल बात है, राजाओं का वर्णन है, किस समय किस कालखंड में कौन से राजा हैं। तो कलयुग के, कली के 1600वें वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, जिसको कन्वर्ट अगर करे तो मोर देन 3000 ईयर होगा वो। ओके, 2300 साल नहीं। ओके। तो ये कंफ्यूजन क्यों है 2300 साल का? क्योंकि ये कहते हैं इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका में ये बात लिखी हुई है। फिर जब एक्चुअल डीप में मैं गया तो पता चला मेगास्थनीज की इंडिका है ही नहीं, बुक ही नहीं है वो। नहीं है। मेगास्थनीज ने कुछ कोटेशंस दिए, मान लीजिए किसी ने कोई 1-2 लाइन कहा, 5 लाइन कहा,
50 जगह पर मेगास्थनीज ने जो जो कहा उसका कलेक्शन करके इन्होंने कहा कि ये इंडिका है मेगास्थनीज की। तो ये जो हम पर आरोप लगाते हैं कि महाभारत रामायण आपके मिथोलॉजी है, आप एविडेंस दीजिए, तो इनका जो पूरा एविडेंस का जो बेसिस है इंडिका, ग्रीक सिविलाइजेशन, वो पुस्तक ही नहीं है। तो जब वो पुस्तक नहीं है तो एक साइंटिफिक माइंड मेरा कहता है कि वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, वो रेफरेंस का रेफरेंस है। तो जब रेफरेंस का रेफरेंस हम लेते हैं तो हमें आप बोल देते हैं कि हम इसे नहीं मानेंगे, प्रमाण नहीं है। और आपने पूरा हमारा जो डेटिंग है, और उसका मूल कारण ये भी है, इस बाइबल में 4000 वर्ष के पहले सृष्टि नहीं है, तो सारी सभ्यताओं का जो टाइमलाइन है उसको 4000 के अंदर करो, तो 2300 बहुत फिट बैठता है। लेकिन इस 2300 के चक्कर में या आदि शंकराचार्य के डेटिंग के चक्कर में आपके विक्रमादित्य, जो शकारी विक्रमादित्य हैं, वो हो जाएंगे काल्पनिक, क्योंकि वो फिट नहीं बैठते। तो कई सौ साल का, 500-600 साल का हिस्ट्री ही पूरा गायब हो गया इस जबरदस्ती के, हम कहते हैं ना, फिटिंग के वजह से। तो 2300 साल नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। पहली बात तो ये। इंडिका नाम की कई और पुस्तकें हैं, उसके दूसरे ऑथर्स हैं। ओके। तो जब हम इंडिका कहते हैं तो कई दूसरे ऑथर का हम वो बात कह रहे हैं। ओके, ठीक है, मतलब मेगास्थनीज की इंडिका है ही नहीं। ओके। मेगास्थनीज कौन है? मैंने उस पर कोई रिसर्च ही नहीं किया। जब वो व्यक्ति ही पता चला पुस्तक ही नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ प्राइमरी सोर्स, अगर मुझे आचार्य चाणक्य के बारे में जानना है तो संस्कृत श्लोकों में जाना होगा। हाँ। वो बेहतर प्राइमरी सोर्स है। ओके। जब लिखा गया, जिसने लिखा, उसके द्वारा जब हम पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे और रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो जब हिस्टोरिकल आप पढ़ेंगे तो आपको वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। और जब भक्ति प्रधान आप होंगे तो ठीक है, आप रामचरितमानस पढ़िए। तो उसी प्रकार मुझे लगा कि मेगास्थनीज में मुझे समय देने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही ग्रंथ इतने सारे हैं, तो इधर पढ़ा जाए। तो हमारे, आपने अभी एक बात कही कि हमारे पुराण के अंदर चंद्रगुप्त के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया? मौर्य वंश के बारे में पूरा बताया हुआ है। 137 वर्ष तक ये शासन करते हैं, ये लिखा हुआ है। अच्छा। मत्स्य पुराण अगर कहें, ब्रह्मांड पुराण कहें, विष्णु पुराण में भी है। कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम आगे पीछे हैं, वो मैंने देखा। मतलब, और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, पहले कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे हिस्ट्री के ऊपर, बड़े बड़े, मतलब ब्रिटिशर्स को जब, मतलब एक्चुअल जब वो सर्वे करते थे भारत का, उस समय उसको प्रोपेगेंडा, उसको तोड़ने की राजनीति, फूट डालो शासन करो की राजनीति में जब नहीं थे, तो एज इट इज़ जो ग्रंथ मिलते थे, जो हिस्ट्री थी, उसको रिकॉर्ड करते थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये आता था कि मौर्य वंश जो है 137 वर्ष तक शासन करता है। ये 9 पुराण में, सिर्फ एक पुराण नहीं, 9 पुराण में लिखा हुआ है। तो ये काइंड ऑफ एक एविडेंस है। इंपॉर्टेंट बात यह है, कली के 1600वें वर्ष में ये वंश की स्थापना होती है। तो उसको टेक्निकली करें तो 3500 साल आएगा। उसके डेटिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये जरूर मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ 2300 साल नहीं है। तो फिर ये नंबर कहाँ से आया, ये भी जानना जरूरी है। तो ये सेंड्रोकॉटस वर्ड जो है, इसको इन्होंने चंद्रगुप्त कहा। तो मैंने बंगाल का एक राजा है चंद्रकेतु, एक नाम देखा, तो चंद्रकेतु और चंद्रगुप्त, तो सेंड्रोकॉटस किससे ज़्यादा सिमिलर है सुनने में? चंद्रकेतु से। ठीक है। और ठीक है, पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र लोग भूल जाते हैं बिहार की राजधानी सिर्फ नहीं रही है, और गंगा सिर्फ गंगा नदी नहीं, हुगली भी गंगा नदी है। तो जो वर्णन होता है, तो बंगाल का जो क्षेत्र, मगध क्षेत्र जब विस्तारित रूप में है, तो गंगा बंगाल में भी है, गंगा बिहार में भी है। पाटलिपुत्र बिहार की भी राजधानी है, पाटलिपुत्र एक वृहद मगध की भी राजधानी है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इन्होंने गलत भारतीय राजा को इन्होंने मतलब हिस्टोरिकली जोड़ा। ठीक है, और इसलिए वो डेटिंग जो है आपकी मिसमैच हो गई। शत्रुबोध एक चीज़ होती है, शत्रुबोध का कैसे उन्होंने मतलब लोगों को इसका एहसास कराया, कैसे इसका विवरण दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो शत्रु, ये इनका जो डोमेन है, ये साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये समझते हैं, मतलब लोगों को ये समझते हैं। ठीक है, तो वो वर्गों में बांटते हैं एक व्यवहार को। तो अगर 4 वर्ग में मैं कहूँ तो एक कहते हैं वो भीत वर्ग, भयभीत जो रहता है, एक प्रकार का व्यक्ति भयभीत है। क्रुद्ध वर्ग, एक प्रकार का व्यक्ति क्रोधी है। ठीक है। लोभी वर्ग, ग्रीडी है, लालची है। और चौथा है मानी वर्ग, वो मान सम्मान का भूखा है। ठीक है, तो 4 प्रकार के हैं। तो शत्रु कैसे हो गए? जो भयभीत है, मतलब उसने कुछ ऐसा काम किया है
जो स्टेट, जो राज्य है, जो राजा है, उसके नज़र में या कानून के नज़र में गलत है तो वो डरा हुआ है, तो हमेशा वो विरोधी के रूप में रहेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये पावरफुल हो गया सामने वाला व्यक्ति तो उसके साथ कुछ नुकसान हो सकता है, तो हमेशा डरा हुआ रहता है। तो इसलिए वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ वो करता रहता है। ओके। ठीक है। क्रुद्ध वर्ग, क्रोधी व्यक्ति है। क्रोधी व्यक्ति क्या होता है, कभी भी डिसीजंस जो है अचानक से कुछ ले सकता है, एब्रप्ट डिसीजन ले सकता है, प्लान्ड वे में नहीं लेगा, स्ट्रैटेजी उसकी मिस हो सकती है। ओके। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं शत्रु से भी प्रेम करना, प्रेम नहीं बोलूँगा, मतलब भाव जो है वो शत्रुता वाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मन अगर आपका स्थिर है तो ज़्यादा आप स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बना पाते हो। नफरत करोगे तो आप वो इमोशनल उसमें आप बह जाओगे। अब इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं लोभी वर्ग कहूँ और मानी वर्ग कहूँ, तो आप देखते हैं भारत में किसी व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड बुलाया गया, हार्वर्ड बुलाया गया, वहाँ स्टेज दिया गया, आप यहाँ पे स्पीच दीजिए, किसी को प्राइज मिला, मैग्सेसे अवार्ड मिला। आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो देखिए, ये आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद मेरा ये दिमाग खुला। बहुत लोग, हमें क्या लगता है कि ये व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है तो इसमें कुछ ना तो अच्छा किया होगा, कुछ किया होगा। बहुत अच्छा काम किया होगा। तो सोवियत क्या करता था सबसे पहले, क्योंकि ये लोग टैक्टिक्स ज़्यादा वो यूज़ करते थे, भारत आते थे, उन्हें जो मेरिट वाला बंदा दिखता था, दमदार आदमी है और इसे सम्मान नहीं मिल रहा है यहाँ पर, उसे ले जाते थे और बहुत सम्मान से उसका एकदम स्वागत करते थे। एक होता है ना, रॉयल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी घुमा रहे हैं और रशिया घुमा रहे हैं। तो वहाँ उस व्यक्ति को लगता था मेरा कंट्री तो मतलब घटिया है, मतलब मेरे टैलेंट को तो ये लोग समझते हैं। ओके। यहाँ कद्र है मेरिट की, यहाँ व्यक्ति का सम्मान है। ये व्यक्ति जब भारत लौटेगा तो सिर्फ महिमा मंडन करेगा वहाँ का, ओके। और अपने देश को गाली देगा। तो यूके में कहते हैं एक ग्रुप है जो प्रतिदिन न्यूज़पेपर खोलता है, उसमें एक इंडिया के बारे में जो भी नेगेटिव न्यूज़ है वो पकड़ता है और 5 लोग मिलके हंसी मजाक करते हुए बातचीत करते हैं। उनका एक प्रतिदिन या वीकली जब भी मिलेंगे तब का उनका आदत है, ये उनकी प्रवृत्ति बन गई कि एक बार भारत को गाली देना है। तो वो कहाँ से हुआ, क्योंकि उसको वहाँ उतना ज़्यादा उसको अपना बना लिया गया। तो ये जो मानी वर्ग है, ये फूट डालने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो शत्रुबोध होने से क्या है कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को कह रहे हैं, अपने में जो मेरिट वाले हैं उसको फूटने मत देना और सामने वाले में फोड़ दो। आप समझ रहे हैं? सामने वाले में अगर उसे सम्मान नहीं मिल रहा, वो लायक व्यक्ति है, उसको भी ले आओ अपने पास। तो जैसे मैं देखता हूँ जेएनयू पे बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं ये एंटी नेशनल लोग हैं। एक बात भूल जाते हैं, मेरिट, मेहनती लोग हैं, मेहनत से उन्होंने काम किया। तो आपको सीखना क्या है, जो एंटी इंडिया एलिमेंट भी है कि बहुत कोऑपरेटेड वे में एक्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो ये आचार्य चाणक्य बोलेंगे सीखो इनसे, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसा ना हो कि आपके खेमे से जाकर के दूसरे खेमे में चले जाए। और जो लोभी वर्ग है, मतलब वो बिक जाएगा, वो देश को भी बेच सकता है पैसे के लिए, या जो भी हनी ट्रैप अगर हम बोल दे, किसी भी प्रकार का और भी हम अगर तरीके से हम बोल दे। तो शत्रुबोध क्या है कि शत्रु जो क्रिएट होगा ये इसी 4 ग्रुप में से निकल के आएगा और आपके खेमे में इसको होने नहीं देना है। जैसे क्रोधी, मतलब किसी को किसी लायक है किसी पद के लिए, आपने उसे पद नहीं दिया तो वो क्रोधित होके, जैसे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला किसी को, उसे लग रहा था कि मैंने 15 साल से मेहनत की, मुझे टिकट नहीं मिला, अब वो अचानक से विरोधी हो जाएगा जिसका वो सपोर्टर था, क्योंकि उसके अंदर मान सम्मान की भूख ज़्यादा है राष्ट्रीयता से। ठीक है। तो शत्रुबोध की, मतलब एक जो कलात्मक रूप में अगर मैं बोलूँ, जो ये इमेज होता है कि इंटरनेशनल फिगर है, ये लोग नहीं पकड़ पाते। इवन उसमें नोबेल प्राइज भी आप जोड़ सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जैसे सबसे बड़ी आपने बात की शुरुआत की, लोभ, ये सबसे बड़ा खतरा हो गया है। जैसे जो भी हम जॉब के अंदर देखते हैं, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया। लेकिन और क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जो लोगों को जानने चाहिए कि किस तरीके से टेस्ट किया जाए, क्या क्या ऐसे गुण हैं? जैसे करप्शन पे पूरा एक चैप्टर, 40 टाइप्स के कैटेगरी उन्होंने करप्शन की बांटी है। ओके। तो ये ना वो होने दे रहे हैं, ना जो पद पे बैठा है उसको भी इसकी क्योंकि जानकारी है तभी वो होने नहीं दे रहा है। तो पूरा क्लैरिकल करप्शन जो होता है, जो मेजरमेंट में एरर, टाइमिंग में एरर, पहले चढ़ा देना बाद में चढ़ाना, है ना, वेट में फॉल्स, पूरा,
तो जो पूरा मेथडोलॉजी है कि जहाँ जहाँ धोखाधड़ी हो सकती है उसकी पूरी कैटेगरी उन्होंने डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी ये आप समझ लिए कि चीज़ों को, मतलब ये 3000 साल पहले की भी बात करें, जब भी बात हो रही है, मतलब ये वो राम राज्य नहीं है, वो भी ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब आचार्य चाणक्य कलयुग में है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो उस समय मिक्स ऑफ पीपल हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। तो गवर्नेंस जो कहते हैं, आचार्य चाणक्य ने ना जो लिखा है वो गवर्नेंस के ऊपर लिखा है कि ये पूरे समाज में हर व्यक्ति को कैसे उससे हम मैक्सिमम यूटिलाइज हम कर पाएं और प्रॉस्पेरिटी, सुख जो है वो समाज में कैसे आए। तो करप्ट व्यक्ति, जैसे हम कहें ना, वो कहते हैं कि ये करप्ट अधिकारी, तो निकालते नहीं थे उसे। क्या करते थे मैं बताता हूँ, बोलते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे भेज दो या माइंस डिपार्टमेंट भेज दो। तो मैं झारखंड से आता हूँ, तो मुझे ये बात हंसी आई कि ये दोनों तो हमारे पास है, ये दोनों कमाई तो की मतलब हाँ, तो करप्ट ऑब्वियसली आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि करप्ट वाले को वहां भेज दो। उनका सेंस ये था कि समाज से दूर भेज दो। ओके, ठीक है, वो क्योंकि करप्ट व्यक्ति के दूसरे गुण हो सकते हैं, उसमें हिम्मत हो सकता है, साहस हो सकता है, करेज हो सकता है। क्योंकि जो हम कहते हैं माइंड से तो माफियाओं का जगह होगा, तो वहां पर अधिकारी चाहिए जो डरे ना, उनका सामना कर पाए। तो एक गुण है उसमें, एक गुण नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, हर व्यक्ति में इम्परफेक्शन होता है, कमियां होती हैं, उसको समझते हुए आचार्य चाणक्य डिप्यूट कर रहे हैं। संस्कार सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ राजा और सलाहकार जो मेन गवर्निंग बॉडी है उसमें वो क्राइटेरिया होगी। समाज के लिए वो दंड होगा बस, कि तुम ठीक है, तुम्हारी प्रवृत्ति करोगे तो तुम भोगोगे। दंड की व्यवस्था बनाई तो उन्होंने। न्याय व्यवस्था इसलिए होती है कि व्यक्ति में हो प्रवृत्ति चोरी की, लेकिन वो ना करे दंड के डर से, ओके, है ना। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक हमारे को बहुत एक चीज़ सुनने को मिलती है, साम दाम दंड भेद, जो आचार्य चाणक्य की ये नीतियाँ हैं। ये जानना चाहूँगा, ये साम दाम दंड भेद होती क्या है? ये सुन तो हमने भी ली, न्यूज़ में और सीरियल्स में हर जगह सुनता है, लेकिन पता किसी को भी नहीं है ये होती क्या है। संस्कृत में जो श्लोक देखेंगे तो वहाँ साम दान दंड भेद है। दान, जो हम दान करते हैं, वो देते हैं जो लोगों को। दाम से थोड़ा बेहतर शब्द है दान। किसी को हम खरीद रहे हैं तो हम कहते हैं इसका हम दाम लगाएंगे, और दान होता है कि हम एक गिफ्ट के रूप में कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा साम दान दंड भेद, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कुछ समाधान करना है, झगड़े का निदान करना है, या मनवाना है अपनी बात, किसी से काम करवाना है जो हम चाहते हैं। तो गवर्नेंस क्या होता है, वो एक रूल को समाज पे लाना चाहता है। तो साम मतलब आप समझ लीजिए समझाना, परसुएशन, ठीक है। दान हो गया गिफ्ट, पैसा, उसे सम्मान देना, अवार्ड देना, उसे पद देना, आप समझ सकते हैं। दंड हो गया जो नियमों का पालन करवाना, आर्मी का प्रयोग करना, सैंक्शंस लगाना, ये मतलब बॉर्डर और दूसरे देशों के बीच में ज़्यादा आपको दिखता है। और भेद हो गया कि अपने दुश्मनों को कभी मजबूत नहीं होने देना, तो उनको हमेशा अलग रखना। और ये उसके बाद एक लाइन जरूर जोड़ता है कि दंड और भेद परिवार और समाज के बीच में नहीं लागू होगा, स्ट्रिक्ट है ये। अच्छा, साम और अगर भाइयों में झगड़ा है, परिवारों के बीच में डिस्प्यूट है, गांवों के बीच में, तो साम और दान, दंड और भेद का प्रयोग नहीं होगा, वो कूटनीति में आ जाएगा। और समाज के लिए कूटनीति नहीं है, वो राजाओं के लिए बस है, अपने राज्य की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, योगक्षेम के लिए वो प्रयोग करना है। समाज में आपस में लोग ना करने लगे। ये लिखते अलग से उन्होंने लिखा दंड और भेद। तो अब डिटेल में अगर मैं जाऊं, साम में है समझाते कैसे हैं, तो उसमें सबसे पहला लिखते हैं वो गुण संकीर्तनम। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको उसके गुणों की प्रशंसा कीजिए। उसका अति अगर हम बोले एक तो वहाँ पर वो हो जाएगा चाटुकारिता, फ्लैटरी। लेकिन एक मूल स्तर पे कोई व्यक्ति मिला तो उसके फिजिक की तारीफ कर दी, कपड़े की तारीफ कर दी, उसके व्यवहार की तारीफ कर दी। एक सामान्य व्यक्ति जो मिला है उसे अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो, सीधे विषय पर नहीं आ जाना है। उसके बाद आता है कि वहाँ पर वो आप समझ लीजिए कि जो उनका कॉमन कोई पॉइंट होगा, कॉमन ग्राउंड,
उस पे बात करना, कॉलेज कौन सा है, ग्राम कौन सा है, कुल कौन सा है, गोत्र कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, भाषा क्या है, बोली एक कुछ ढूंढ लेना, जैसे लोग करते हैं, भाषा से पकड़ लेते हैं किस क्षेत्र से कौन है ना। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा है परस्पर उपकार जो है, मतलब मेरे वजह से आपको बेनिफिट हुआ था, आपके वजह से मुझे बेनिफिट हुआ, कुछ पुरानी कोई बातें हैं उसको याद दिलवाना, रिकॉल करवाना। अब चौथे पॉइंट पे वो विजन और फ्यूचर की बात करेंगे, जो अब हम सामने वाला व्यक्ति काम निकलवाना चाहता है, बात करना चाहता है, अब वो बात होगा कि मैं आपके साथ ये करना चाहता हूँ, आपका इतना सहयोग चाहिए, हम दोनों को इसमें फ़ायदा है, सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, सच बोल रहे हैं, मेरा भी इतना फ़ायदा है, आपका भी इतना फ़ायदा है। और लास्ट में ये कहते हैं आप ही सर्वे सब हैं, आप ही माई बाप है, आप ही जो करिएगा सो करिएगा। हम मतलब एक है कि ओनरशिप लिटरली बोल के दे रहे हैं, भले करते समय जो भी व्यवहार हो, लेकिन उस समय सामने वाले को एकदम राजा बना देना है। तो ये साम है। जब नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है, चाहे सेल्स कर रहे हैं, दो देशों के बीच में समझौता की बात हो रही है ना, कहीं झगड़े का भी निदान करना है, तो साम से प्रयास प्रारंभ किया जाता है। अगर साम से हो गया तो दान दंड भेद करना ही नहीं है। दान में तो पैसे लगेंगे ना, रिसोर्सेस लगेंगे। साम तो बातों से हो गया, तो साम से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और दान और दंड और भेद, इनमें क्या वो होते हैं, मतलब इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल। तो दान तो जो भी पुरस्कार स्वरूप हो गया, पैसे स्वरूप हो गया, किसी को गिफ्ट कर दिया गया, कुछ किसी को प्रॉमिस कर दिया गया, फ्यूचर प्रॉमिस कि आप ये काम करोगे तो भविष्य में मैं आपका मतलब दान जो है टेक्निकली जो गिफ्टिंग जो होता है, ठीक है। साम में हो गया परसुएशन, समझाना। दंड हो गया वो नियमों का पालन करना, जैसे झगड़ा होता है तो फिर केस मुकदमा सब होता है, एक वो पक्ष भी बोल सकते हैं। लेकिन एक स्टेट क्या करता है, वो नियमों को अप्लाई करवाता है। आप पासपोर्ट के बिना जा नहीं सकते, इमिग्रेशन फैसिलिटी होती है, कई नियमों को पालन करना होता है। किसी को सैंक्शन हम कर दे, जैसे अभी है कि बांग्लादेश से अभी कोई नहीं आ पाएगा, ये सब दंड में आएगा। पनिशमेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली काइंड ऑफ पनिशमेंट है कि वो हॉस्पिटल के लिए आते थे भारत, लेकिन आपने इतनी अशांति मचाई है, तो अब जो है हम एक सैंक्शन लगाएंगे, एक रोक लगाएंगे। तो ये एक राजनीति में एक नीति है, ठीक है। कई नेताओं का, जैसे नरेंद्र मोदी जी को भी शायद कई वर्षों तक यूएस का वीज़ा नहीं मिलता था, तो ये वहाँ का दंड नीति हो गया नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। और भेद हो गया जो हमने कहा, जो यूएस अपनाता है अभी। यूएस का जो मेन थ्योरी ये है कि सभी ग्रो करे थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन कोई भी सुपर पावर ना बने। मतलब एक सैटेलाइट की तरह 5-6 देश हैं, आप चाइना ग्रो करो, सब ग्रो करो, इतना ग्रो मत करो कि मेरे आदेशों का पालन करना बंद कर दो। तो भेद कैसे करना, चाइना को इससे लड़वाओ, पाकिस्तान को इससे लड़वाओ, वो तो हर देश का एक दुश्मन देश पैरेलल में खड़ा करो। तो आचार्य चाणक्य क्या कर रहे हैं, भेद मतलब शत्रु शक्तिशाली ही उसे होने नहीं देना है, उस पे कार्य करना भेद हो जाएगा। तो उसमें जो 4 वर्ग मैंने बताया ना, भीत वर्ग, क्रुद्ध वर्ग, लोभी वर्ग, मानी वर्ग, ये ढूंढते रहना है बाकी शत्रु देश में, और ऐसे व्यक्ति को अपनाते, उसको मतलब स्पाई के रूप में आपने उन्हें कन्वर्ट कर दिया, इन्फॉर्मेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जिस भी रूप में एस्पियोनेज जो करते हैं वो कर दिया। तो ये भारत अपने क्षेत्र में होने नहीं देना, उसको संभाल के रखना, और सामने वाले देश में, तो ये सब भेद के अंदर ये आपका पूरा ये आ जाएगा। अब इसमें चाहे विष कन्या का प्रयोग हो, स्पाइज हो, जो असैसिन्स होते हैं, सब भेद के अंदर पूरा आ जाएगा। ये चीज़ ये है कि ये बातें उस दौरान, ये मतलब समाज भी इस तरीका था, ये उस टाइम पर आइडेंटिफाई कर ली गई और मेंशन भी की गई। लेकिन अभी चर्चा के दौरान ही बात हुई, कुछ गुण होने चाहिए थे कि राजा के अंदर कुछ गुण, प्रधानमंत्री के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। हम ये देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त है, वो ना तो किसी मतलब ऐसी फैमिली से आता है कि उसको ज़्यादा अलग से एक फेवरेबल चीज़ मिली हो या फेवरेबल टाइम हो। चंद्रगुप्त को कैसे तैयार किया गया होगा, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ थी कि वो एक ऐसा राज्य बना दिया, पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया, और वो एक आपने बताया 137 साल तक चलता है वो। ऐसी मतलब बिना किसी एजुकेशन सिस्टम के, बिना इसके तो ये हो नहीं सकता है। ऐसी क्या चीज़ दे दी गई भाई कि इतने दिन तक टिका रहा है? विद्या चतुष्टय हम कहते हैं, 4 विद्याएं,
उन्होंने सिखाई बच्चे चंद्रगुप्त को। तो उसमें पहली है आन्वीक्षकी, दूसरा है त्रयी, तीसरा वार्ता, चौथी दंड नीति। और ये सीक्वेंस में है, आप इस तरह समझ सकते हैं कि दंड नीति सबसे अंत में बतानी है। ठीक है, गलत व्यक्ति के हाथ में तलवार चला जाए तो तलवार दो धारी हम शब्द प्रयोग करते हैं तो वो खतरनाक भी हो जाएगा, या भगवत गीता में हम जाए तो हमारा शत्रु भी हमारा बुद्धि और मन है और हमारा मित्र भी बुद्धि और मन है। तो दंड नीति सबसे अंत में। प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? आन्वीक्षकी, वो दर्शन शास्त्र है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि सांख्य, योग और लोकायत। तो महाभारत में भी श्लोक आता है कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, नास्ति योग समम बलम। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई बल नहीं है। और एक तीसरा दर्शन शास्त्र लोकायत, जिसको चारवाक दर्शन कहते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये त्रयी भी पढ़ा रहे। त्रयी मतलब 3 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद नहीं है। वहां पर वो कहते हैं कि अथर्ववेद साधु सन्यासियों के लिए है, राजा के लिए नहीं है। ठीक है, और वार्ता हो गई ट्रेड, इकोनॉमिक्स जो हम बात करते हैं, कृषि, गौ, पशुपालन, व्यापार। और दंड नीति जो शासन नीति है, प्रैक्टिकली नॉट जस्ट आर्ट ऑफ पनिशमेंट बट पूरा गवर्नेंस, कैसे राज्य चलाते हैं, उसकी पूरी नॉलेज। तो आन्वीक्षकी प्रारंभ हुई तो उसमें ये क्या मान रहे हैं महाभारत के काल से ही कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये मुझे जहाँ तक समझ में आया, क्योंकि वो डायरेक्टली वो लिख नहीं रहे हैं वहाँ पर। एक राजा को डिसीजन लेना है सलाहकारों के बोलने पे, और राजा हर विषय का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ये सभी को ये बात समझ में आ रही है, हर विषय का वो ज्ञाता हो नहीं सकता, लेकिन निर्णय उसे ही लेना है। तो इसका मतलब उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि सामने वाला किस स्तर की बात कर रहा है, ग्रेविटी है कि नहीं उसमें, वो कितनी एक्चुअल बात कर रहा है, बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है ना, सारगर्भिता है उसमें। तो इसकी समझ के लिए बुद्धि का स्तर बढ़ाना पड़ेगा चंद्रगुप्त का। तो बुद्धि के स्तर के लिए उन्होंने कहा कि सबसे जो टफेस्ट सब्जेक्ट है उस समय का वो पढ़ा दो। मतलब आज बोला जाए तो बोला क्वांटम फिजिक्स पढ़ा दो, उसके बाद हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब वो बच्चा होगा तो पहले वो फिजिक्स पढ़ ले। तो उससे क्या होगा, बुद्धि का स्तर उसका मतलब उस विषय को समझने में बुद्धि का होगा कसरत। बॉडी का कसरत करके जिम हम जाते हैं, बुद्धि के कसरत के लिए उसके सबसे कठिन विषय दे दिया गया। योग देगा उसे आत्मबल। यहाँ पर एक मतभेद है कि न्याय और वैशेषिक जो तर्कशास्त्र है और जो भौतिक विद्या है उसको योग कहा जाए। ठीक है, तो उस पर डिटेल में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इतना लिखा हुआ है कि आत्मबल आता है। और हम आन्वीक्षकी शब्द से भी जोड़ सकते हैं कि एक व्यक्ति लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। वो भावनाओं पर सारे डिसीजंस को ना ले, वो नाप तौल करके डिसीजन को ले। तो ये नाप तौल करने की प्रवृत्ति कब आएगी, जब वो तर्कशास्त्र और या आत्मबल अगर कहें योग विद्या वो साधा हुआ हो। अब आता है तीसरा जो है वो चारवाक, लोकायत। तो भारत क्या है, वो कर्म की थ्योरी पे चलता है। और चलता नहीं मतलब जो मैंने भी नोटिस किया, हम सभी नोटिस करते हैं। मान लीजिए 4000 संप्रदाय रहे हैं भारत में, सभी में मतभेद है। मूर्ति पूजा करना है कि नहीं करना है, निराकार, साकार, सगुण, तंत्र, वेद। कर्म पे किसी का कोई झगड़ा नहीं है। कर्म, धर्म और गौ, ये 3 अगर हम बोले तो जैन, बौद्ध और हिंदू सब एक साथ आ गए। तो कर्म पे कोई झगड़ा नहीं है, मतलब ये सब इसको मानते हैं कि ये काम करता है, जो बोओगे वही तुम काटोगे। तो बोले न्याय करने में ये दिक्कत होगा। बोले जैसे किसी ने क्राइम किया, अब आप ये लॉजिक लगा दो कि जिस पे क्राइम हुआ है उसके कोई पुराने पाप रहे होंगे, इसलिए वो भोग रहा है ये, और ये जो क्राइम कर रहा है ये भी पापी बन रहा है तो इससे भी भोगना पड़ेगा। ये भगवान सब देख रहे हैं। इस व्यवस्था में न्यायाधीश आप नहीं बन सकते। आप न्याय कैसे करेंगे? अगर न्याय की जो सत्ता है उसको परमार्थ और परमात्मा पे दे देंगे, अलग बात है वो कार्य कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं 1000 साल के वो डायमेंशन में वो काम कर रहा है। अभी क्राइम हुआ है और इसे 1000 साल बाद फैसला हो तो तुम कैसे राजा हो? तो लोकायत है कि अगला जन्म नहीं होता, शरीर ही आत्मा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। ये जो है मतलब भौतिकतावादी, जो हम देखते हैं वो हम मानते हैं, जिसे हमने नहीं देखा है हम उसे नहीं मानते हैं। तो ये प्रवृत्ति 2 काम करेगा। एक है कि राजा को सन्यासी नहीं बनाएगा,
जो भारतीय इतिहास में कई राजाओं के साथ हुआ कि वो सन्यासी बन गए, तो वो राजपाट ना छोड़ दे, उसके चक्कर में ये जो हमारा राष्ट्र है उसको समस्या हो जाएगी। और दूसरा, ये न्याय स्वयं ले, कर्मों पे ना छोड़े। तो जनता के लिए क्या करना पड़ेगा? जनता को ये बताना पड़ेगा कि परमात्मा का अंश राजा में है, तो न्यायिक व्यवस्था आप राजा को सौंप दो, भगवान पे नहीं। तो आचार्य चाणक्य ये आन्वीक्षिकी विद्या पहले इन्होंने सिखा दिया। इसके बाद त्रयी वेद। वेद में धर्म और अधर्म, क्या सही है क्या गलत है, ऋणों का सिद्धांत बोल दें, जो हम कहते हैं ना कि जैसे एक सिद्धांत अगर मैं बोलूं वेद से, अगर वेद तो इतना विशाल है, राजा के लिए क्या उसमें से निकल के आएगा? तो एक निकल के आएगा कि व्यक्ति और परिवार की बात हो तो परिवार सर्वोपरि है, परिवार और ग्राम की बात हो तो ग्राम हो जाएगा, ग्राम और राष्ट्र है तो राष्ट्र, राष्ट्र और परमात्मा है, ब्रह्म है तो ब्रह्म। एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। हमें पंच यज्ञ करना चाहिए, है ना, पशु जीव जंतु का ध्यान रखना ही चाहिए, ऋषि ऋण निभाना चाहिए, चुकाना चाहिए, ज्ञान परंपरा को आगे ले जाओ, पितृ ऋण चुकाओ, फैमिली लीनियज को आगे ले जाओ, पुत्र पैदा करो। पुत्र, ये फेमिनिज्म इससे जोड़ के ना देखने करके हम परंपरा, परिवार की कुल परंपरा को आगे ले जाओ, अगर इससे हम जोड़ते हैं। और मनुष्य यज्ञ है, जो दीनहीन की सेवा करनी है। तो ये प्रिंसिपल ऐत्रेय ब्राह्मण अगर मैं कहूँ तो वहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो वेद से सामाजिक नियम क्या होने चाहिए, क्या एक जो रियलिटी है, जो है ना, परम सत्य क्या है, उसकी समझ हो, ताकि मेरा बुद्धि, मेरा विचार करने की क्षमता बढ़ जाए, धर्म और अधर्म तौलने की क्षमता मेरे में आ जाए। क्योंकि है ये कठिन विषय, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये समय देश काल पर से बदलता है। इसीलिए महाभारत में कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से ये अप्रतिष्ठित है, धर्म की व्याख्या है। तो उस समय के जो महापुरुष होते हैं उसके मार्ग को आप अनुसरण कीजिए, वही धर्म का मार्ग है। तो ये त्रयी, वेद का अध्ययन से धर्म की समझ, तो पहले बुद्धि का विकास हुआ, सीधा वेद नहीं, बुद्धि का विकास हुआ, फिर वेद का अध्ययन, फिर बिजनेस की भी समझ। अब आप देखिए कोई नेता जिसको अगर बिजनेस की समझ है, अब जैसे नितिन गडकरी हैं, ठीक है, उसके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं बिजनेसमैन तो हैं, 2,500 करोड़ का टर्नओवर है उनके अपने बिजनेसेस का। तो ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को जानता हो, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसकी समझ बेहतर होगी। वो जब कोई पॉलिसी मेकिंग में आएगा तो उसे पता चलेगा कि ये चीज़ बिजनेस को रोकने वाली लग रही है, इसको थोड़ा ईजी करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाओ। और जिसे व्यापार की समझ नहीं है तो वो बिजनेस के लिए उतना नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस इकोसिस्टम की भी समझ है राजा को, और दंड नीति, गवर्नेंस जो होनी ही चाहिए, मेन काम है, मेन। लेकिन ये 3 आपको मिसिंग दिखेंगे। पहले जो 3 हैं, आन्वीक्षकी, वार्ता और त्रयी, ये 3 तो है ही नहीं ना, अभी के लीडरशिप ट्रेनिंग में नहीं है। ये किसी में पहले से है, परिवार से आया, वो अलग बात है, लेकिन वो ट्रेनिंग पार्ट नहीं है कि एक लीडर है तो उसको ये 3 विद्याओं को सिखाया जाए और फिर उसे गवर्नेंस। क्योंकि बाद में होता क्या है, धर्म और अधर्म की जब समझ नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, पद का प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में जो हम कहते हैं रेड टेप एरिया, ये होने नहीं देते काम को। जुडिशियरी में 20-20 साल तक केस पेंडिंग रहते हैं। नेता जो है वो जातीयता बस कर रहे हैं, तोड़ो देश को, भेद की नीति से अब पावर में राइज करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अभी जैसे हम कहते हैं विरोधी दल इतना विरोध करने लग जाते हैं कि राष्ट्र का ही विरोध करने लग जाते हैं। कम से कम कंपटीशन पॉलिटिक्स के लेवल पे होनी चाहिए। राष्ट्र, सभ्यता, संस्कृति, इसको कंपटीशन से दूर रखना चाहिए। आपकी जो लड़ाई है तो, लेकिन कंपटीशन इतना होता है कि इतना हैवी हो गया है कि हम अब हर विचारों का ही विरोध करते। सामने वाला अगर बोल रहा है कि बाएं चलना चाहिए तो मैं अब दायां ही चलूंगा, इस लेवल का विरोध हो गया है। हमारे को एक चीज़ देखने को मिलती है कि चाणक्य को, आचार्य चाणक्य हैं, इनको भारत का मैकियावेली बोला जाता है। मैकियावेली मेरे हिसाब से ये 3 मेरे को 3 आदमी लगते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है हमारे, मतलब पूरे जो इस तरीके के राजनीतिक और जो इस तरीके के ये मतलब परिवेश के अंदर। एक तो मैकियावेली, एक आचार्य चाणक्य, और एक चीन की सभ्यता की तरफ से उधर से आते हैं सिंजू। इनको क्या कहना चाहेंगे, और वैसा क्या है कि मतलब इनके बारे में और बताइए आप। जैसे सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, जैसे दक्षिण भारत में है संत तिरुवल्लुवर, तो उनको वहाँ कहा जाता है कि ये कबीर
दास है साउथ के, ओके। अब कबीर दास हुए हैं बाद में। हाँ तो कबीर दास को कहना चाहिए कि ये है नॉर्थ के संत तिरुवल्लुवर। हाँ हाँ पहली बात तो ये है। हाँ। तो मैकेवेली और चाणक्य ये इंडिया के मैकेवेली थे। इसका मतलब ये है कि आप उसको चेज कर रहे हैं, आप महान हैं लेकिन आप मैकेवेली जैसा बन रहे हैं, मतलब हम ही महान है, मतलब बेंचमार्क जो है वो सेट कर रहे हैं। ओके। अमीश त्रिपाठी को क्या बोला जाता है, शायद डैन ब्राउन ऑफ इंडिया ऐसे करके उन्होंने शायद लिखा था कि ये इंडिया के डैन ब्राउन है। तो आप देख रहे हैं उपाधि ही उनके तरफ के लोग हैं, मतलब उनकी बराबरी ना कर सकें। मतलब उपाधि जो उपाधि है वो उनके ही लोग हैं, उनके जैसा आप अगर महान बने हैं आपके क्षेत्र के कोई, तो कहाँ तक पहुँचे, उनके जैसे लोग तक बने हैं। मतलब डिसाइड वो करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है महान बनने का। ठीक है। और तीनों व्यक्ति देखिए अलग अलग रोल निभा रहे हैं। कभी भी अब आचार्य चाणक्य के 6000 सूत्र जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अगर सुंजू से मैं स्टार्ट करूं तो सुंजू का काम है वो आर्मी में है, आचार्य चाणक्य गवर्नेंस में है, वो पूरा राष्ट्र के गवर्निंग बॉडी जो भी है उसको संचालन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। सुंजू सिर्फ आर्मी के बता रहे हैं, पहली बात। आर्ट ऑफ युद्ध की कला बता रहे हैं, आर्ट ऑफ वार। वो देश कैसे चलाते हैं उस पर नहीं बता रहे, पहला अंतर। मैकेवेली जो है, जो द प्रिंस है बुक, वो राजा के अराउंड सारी बात हो रही है, फिर समाज के अराउंड उतनी बात नहीं हो रही है। तो अगर आचार्य चाणक्य को देखेंगे तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे पॉलीमैथ है वो इकोनॉमिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ हैं, साइकोलॉजी की समझ रखते हैं, राजतंत्र की समझ रखते हैं, है ना, आर्मी की भी समझ रखते हैं। तो ये कंपैरिजन में पहले ही ये फैलेसी है। व्यक्तित्व एक जैसा है, बस वो बोल सकते हैं कि वो डिसेप्शन को एक हथियार मानते हैं। भारत में जैसे मैं बोलूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो धोखे का जो प्रयोग है, वो भारतीय कभी धोखा नहीं देते थे। युद्ध में भी कहते हैं कि वो धर्म का पालन करते थे। तो युद्ध में धर्म के पालन की वजह से बहुत डिक्लाइन हुआ भारत का, कि युद्ध में आप मोरालिटी क्यों दिखाते हैं, नियमों का पालन क्यों करते हैं, नियमों को तोड़िए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने नियम को तोड़ा युद्ध में, और वो राइज देखते हैं। तो ये तीनों, अगर मैकेवेली, आचार्य चाणक्य और सुंजू को देखेंगे तो ये थोड़ा ट्रिकरी वाले लोग हैं, मतलब सीधे लोग नहीं है, मतलब ये समझते हैं कि मतलब जो है रियलिस्ट उस सेंस में इक्वल है। लेकिन तीनों की जो विद्याएं हैं वो अलग अलग है। एक राजा के अराउंड है, एक आर्मी के अराउंड है, एक व्यक्ति का पूरा समाज के अराउंड है। उसमें जितने भी अंग होते हैं, क्योंकि वो फैमिली डिस्प्यूट के बारे में भी बात करते हैं। आचार्य चाणक्य ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा की बात कर रहे हैं, सिर्फ आर्मी की या सिर्फ फैमिली की, तीनों लेवल पे बात कर रहे हैं। और वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट नहीं है, उन्हें सलाह नहीं दिया। एक्चुअल में धनानंद को जो वचन दिया था कि नंद वंश का जो विध्वंस करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे, वो करते हैं वो। तो मतलब वो प्रोफेसर के रूप में बस नहीं है, वो सिर्फ संदेश नहीं देते, संदेश नहीं है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, हम देखते हैं सिंजू के बारे में तो पता नहीं कितनी उन्होंने आर्मी लीड करी, और ये भी नहीं पता कि मैकेवेली ने कितना वो करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया उन्होंने। कुछ कंपैरिजन है, जैसे सुंजू और आचार्य चाणक्य में मैं बताऊं तो उसमें सुंजू कहते हैं कि प्रॉक्सी वार सबसे ऊपर रखो, युद्ध करो ही मत हेड टू हेड। हाँ, जो चाइना फॉलो करता है। और उसका जो मेन स्ट्रैटेजी अगर हम बोले वो ऐसा है कि एनिमी खतरनाक नहीं होता, उसमें लड़ने की प्रवृत्ति खत्म कर दो, वो आपसे भिड़े ही ना, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। ओके, बिना युद्ध करे आपको मतलब कभी प्रॉब्लम ही ना करे, इस स्तर पे रखो अपने एनिमी को, आपके लिए कभी प्रॉब्लमेटिक ना हो। और डिसेप्शन क्या है, जब आप कमजोर हो तो अपने आप को ताकतवर बताओ, और जब आप ताकतवर हो तो अपने आप को कमजोर बताओ। ये सुंजू का ट्रेडमार्क है ये सब, ठीक है, कि आप समझ गए कि कमजोर हो तो ताकतवर बताओ, इसका मतलब ये है कि सामने वाला आप पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि ताकतवर समझेगा। और जब आप ताकतवर हो, कमजोर बताओ अपने आप को, क्योंकि वो कमजोर समझ के सामने वाला अटैक करेगा और आप उसे युद्ध में हरा दोगे, तो सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है। और ये टेरेन और जो आर्मी की पूरी स्ट्रैटेजी होती है उसके ऊपर सुंजू बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत तगड़े लेवल पे। मौसम के बारे में, टेरेन के बारे बिल्कुल, में, टाइम के बारे में, कब अटैक करना, कब, ये जो सरप्राइज अटैक है, चाहे वियतनाम वॉर हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक बोलते हैं कि सरप्राइज अटैक करो फिर गायब हो जाओ, ये सब है सुंजू का मतलब
स्ट्रैटेजी में। आज के टाइम पे होते तो क्या चेंजेस होते और किस तरीके से काम कर रहे होते? अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कहते हैं लोग, कहते हैं वॉर ऑफ नैरेटिव्स। लोग लॉजिक लगा रहे हैं, अपने अपने पक्षों का तर्क देते हैं। जैसे ध्रुव राठी की वीडियो आ गई, उसने अपना एक तर्क दिया, सबने अपना अपना एक तर्क दिया, ठीक है। तो उस पे आचार्य चाणक्य का अगर मैं एक थ्योरी लगाऊं, तो ध्रुव राठी क्या कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मोदी जी डिक्टेटर बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं कोई पक्ष और विपक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं एक बस जो थॉट प्रोसेस है उसको बता रहा हूं। और बीजेपी बता रही थी कि देखिए इमरजेंसी लगी थी पहले, तो बीजेपी बता रही थी पास्ट एक्टिविटीज के बारे में जो हुई और प्रमाणित हैं, और ध्रुव राठी वो बता रहा था जो फ्यूचर में होगी, संभावना है, हुई नहीं है। तो वो मास, जो कहते हैं फियर साइकोसिस जो होता है, मास साइकोसिस, फियर इन्फ्लिक्ट कर रहा था। फियर जो डर है, डर को वो डाल रहा था और वो लॉजिक दे रहा था। तो आचार्य चाणक्य क्या कहते थे कि लॉजिक नहीं, कॉन्सिक्वेंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पास्ट में हुआ क्या है, किस किस एक्टिविटी की वजह से, उसकी एनालिसिस आप करो, रेदर देन प्लानिंग और लॉजिक के। या एक व्यक्ति को मुझे चुनना है, उसका मैंने इंटरव्यू लिया, उससे पूछा गया कि आप इस कार्य को कैसे करेंगे, तो उसने पूरी अच्छी प्लानिंग बताई। तो आचार्य चाणक्य क्या करेंगे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देंगे तो पिछले 15 साल में उसने कितनी प्लानिंग एग्जीक्यूट किया, जो उसने कहा वो हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो डिक्टेटरशिप वाला है, ये हमने देखा कि 15 साल से बोला जा रहा है और वो कोई बन नहीं रहा डिक्टेटर, ठीक है। और ये जो थ्योरी है, ये पूरे दुनिया में दिखती है। जहां रिजीम चेंज होता है, जहां सरकारों को बदलना है, वहां कहा जाता है ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध जा रहे हैं, ये सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहे हैं, ये देखिए आपके अधिकारों को छीन लेंगे, ये कर लेंगे। उसके आधार पर लोगों को बता दिया जाता है। अगर कर लेंगे, वो तो प्रोबेबिलिटी है ना, वो संभावना है, हो सकती है, उस पर मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हो सकती है। लेकिन जो हुआ है उससे आप आंख बंद कर लेते हो। जो 100 साल में हुआ है भारत के साथ, विश्व के साथ, जो 200 सालों में हुआ है, तो इतिहास क्या होता है, राष्ट्र की एक चेतना होती है। बोलते हैं इतिहास और हिस्ट्री में क्या रखा है, तो मैं बोले आपकी मेमोरी में छीन लेता हूं। आपकी जो 30 साल की मेमोरी है, आप जीवन जिए, आप अगले दिन आप देखिए कैसे आप जीते हैं। तो आपकी जो मेमोरी है, तो जो इतिहास है वो एक राष्ट्र की मेमोरी होती है। उसको अगर आप भुला देंगे तो आपकी आइडेंटिटी खो जाएगी। तो आइडेंटिटी जब खो जाएगी तो आप कुछ भी बनेंगे, जो आपको बनाया जाएगा वही आप बन जाएंगे। तो अभी के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, जो बताते हैं, वो ना तर्कों पे बहुत बात करते हैं और तर्क को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, 2 लॉयर तर्क करके फैसला नहीं लेता है जज। वो बोलता है सबूत लाओ, प्रमाण लाओ। तर्क तो फैसला कब होता है, प्रमाणों के आधार पर, तर्कों के आधार पर नहीं। तर्क बस झुकाते हैं बातों को। आपने अच्छा तर्क दिया आपके तरफ, मेरा तर्क अच्छा है मेरे तरफ, फैसला नहीं हुआ है। तो थोड़ा पिक्चर को थोड़ा अगर बड़ा करें कि क्या क्या प्रमाणित रूप से हुआ है, वही तो हुआ है, वो तो संभावना नहीं है ना, वो तो भाई हुआ है, आप उससे सीख नहीं रहे हो। तो आइडियोलॉजिकल जो होता है, जैसे कम्युनिस्ट हुए या जो लेफ्ट हुआ, वो क्या करता है, वो इतिहास को बदलता है, क्योंकि उससे मेमोरी लॉस हो जाता है राष्ट्र का, और लोग में आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। तो इसलिए इतिहास में छेड़छाड़ करना ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति है। आप सब हमारे साथ जुड़े, और रवि जी आपका तो तहे दिल से धन्यवाद है कि आप आए और इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर और इतनी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपने लोगों को दी। तो यही है, आपको आगे भी हम लोग परेशान करते रहेंगे। हम जी कोई दिक्कत नहीं, अपेक्षा कीजिएगा, आपको फिर से बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कहना चाहेंगे सबको, जय श्री राम। जय श्री राम।